हम लोग ने अलग अलग केस देखा कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आ रहा है। तो कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कंसिस्टेंट हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें से एक रिजल्ट तो डेफिनेट ट्रू होगा। कोई है इसमें से एक भी रिजल्ट जो डेफिनेट में ट्रू है? कोई स्टेटमेंट है ऐसा जो डेफिनेट में हर केस पर ट्रू होगा? नहीं, इसके लिए ग्रेटर देन एन वाला ले लेंगे एग्जांपल। कंसिस्टेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो तीनों केस आएंगे। कंसिस्टेंट में दोनों आ जाएगा ना। कैसे करेंगे इसको? देखो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन बोल रहा है, तो एक काम करो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ले लो और ये वाला काउंटर एग्जांपल ले लेंगे, एलिमिनेट। लेस देन इज इक्वल टू एन बोला है तो ग्रेटर देन वाला एन ले लो, तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो ये भी एलिमिनेट। इज इक्वल टू एन बोल रहा है तो लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला ले एलिमिनेट। नॉट इज इक्वल टू एन बोल रहा है तो इक्वल वाला काउंटर एग्जांपल ये भी एलिमिनेट। ग्रेटर देन एन बोल रहा है तो इक्वल से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। रैंक ए एन के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा भी जरूरी नहीं। हम लोग ने काउंटर एग्जांपल देखा है कि जिसमें ए का रैंक एन के इक्वल है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही वही है कि एन से लेस देन होना चाहिए। ए का जो रैंक है वो एन से लेस देन होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये ट्रू होगा क्या? बाकी सब तो डायरेक्ट आ गया कि इसमें m और n के बीच में कोई कंडीशन नहीं होता। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो m की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू है। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे तब ये केस आ जाता है, लेकिन अगर सिर्फ कंसिस्टेंट बोलेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए m और n पे कोई भी कंडीशन एग्जैक्ट नहीं है। हर एक केस के लिए अपने को एक काउंटर एग्जांपल मिल जाता है। a का रैंक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए नहीं होगा, m के लिए कंडीशन है ये। अगर ट्रू है तो ठीक, नहीं तो काउंटर एग्जांपल दो। अगर काउंटर एग्जांपल नहीं भी दे सकते, मतलब काउंटर एग्जांपल नहीं भी दे सकते, सिंपल लॉजिक दे सकते हैं ना। यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या है कि m या तो ग्रेटर देन या तो n। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला केस ले लेता हूँ ना, ये वाला केस भी तो इसमें होल्ड होगा। तो एक ऐसा एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन हो और m इज ग्रेटर देन n। और यूनिक सॉल्यूशन का एक और तो है प्रॉपर्टी कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, n, और n किससे लेस देन है, m। तो रैंक ए किससे लेस देन हो गया, m से लेस देन हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब काउंटर एग्जांपल ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक बार पॉइंट क्लियर हो गया ना कि इन्फिनिटली मेनी के सॉल्यूशन में ये तीनों पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन में ये वाली पॉसिबिलिटी। अब आता है कि नो सॉल्यूशन के लिए, तो कंसिस्टेंट वाले सारे पॉइंट क्लियर है कि अगर सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट देके, हाँ क्या, तो काउंटर एग्जांपल दे देंगे ना। कंसिस्टेंट है मतलब यूनिक भी होगा। नहीं, इसके लिए तो बहुत सारे काउंटर एग्जांपल मिल जाएंगे। नहीं, तब तो तीनों पॉसिबिलिटी, तीनों केस हो गए। इनफाइनाइटली मेनी के लिए कोई m और n पे कोई कंडीशन नहीं। बट मैंने जस्ट लॉजिक के लिए बताया कि यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है अपने को कि ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा कि यूनिक सॉल्व। हम्म, हाँ, n पे है ना, n पे है, m पे नहीं है। वो नहीं, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब रैंक कितना है, n। ये तो है ट्रू कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये तो होना ही चाहिए
कि इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स, ये तो कंफर्म है। तो अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन लूँ, सपोज यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो मैं इक्वल वाला पॉसिबिलिटी नहीं लेता हूँ। अगर इक्वल ले लूंगा ना तो आगे चल के हम लोग ये भी रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर इक्वल आ गया यूनिक सॉल्यूशन और उसके पास रैंक अगर किसकी इक्वल आ जाती है, m के इक्वल, तो वो इक्वल ही होना चाहिए। तब उसके पास ये वाला भी पॉसिबिलिटी, ग्रेटर देन वाला पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ग्रेटर देन पॉसिबिलिटी बनाना है तो वो m रैंक के इक्वल नहीं होगा ना। लेकिन अगर ये इक्वल बना देता हूं तो यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक a और m ये दोनों मतलब सेम आ जाते हैं। तो ये अभी हम लोग आगे पीओड के केस में देखेंगे, बट इससे ये क्लियर हो गया कि इसमें से कोई भी ऑप्शन हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम लोग ना ही m और n पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं, ना ही उसके रैंक पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक के लिए अपने को एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट यही था कि अगर ये सिर्फ दे दे, कंसिस्टेंट बता के अगर कुछ पूछे तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, हर केस के लिए अपने पास काउंटर एग्जांपल है, किसी को भी करेक्ट टिक नहीं करेंगे। हाँ, अभी इसके बाद हम लोग यूनिक, इनफाइनटली मेनी कुछ बोलेंगे तब बोल सकते हैं, बट सिर्फ कंसिस्टेंट के लिए कोई रिजल्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ना ही m और n पे कोई कंडीशन है, ना ही उसके रैंक पे कोई कंडीशन है। अब यही चीज यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। तब क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ax इज इक्वल टू b हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, देन m ग्रेटर देन n होगा, m लेस देन n होगा, या m कौन सा ट्रू होगा इसमें से? सिर्फ एलिमिनेट करने आना चाहिए, और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। वन तो है, ये तो हम लोग देख के, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट तो करेक्ट है, ये तो हम लोग करके आए, और कोई बाय डेफिनेशन ही ट्रू आ जाता है, यूनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही है। और कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? वन तो करेक्ट है, और इफ देन का मतलब क्या होता है कि अगर ये हो गया तो ये कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो कंफर्म ये होना चाहिए, तो हो रहा है, ये कंफर्म होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि m ग्रेटर देन की एग्जांपल है, तो अगर जरूरी नहीं है तो ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है अगर ऐसा हो गया तो हमेशा m लेस देन n होगा, तो एक काम करता हूं मैं m इज इक्वल टू n ले ले रहा हूं,
अगर मैं m इज इक्वल टू n ले लूं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। अब आता है m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, अगर ये हो गया तो हमेशा क्या m n के इक्वल होगा? नहीं, ये इंप्लाई नहीं करता है कि m इज इक्वल टू n है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें ग्रेटर देन n होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल है। इफ देन मतलब अगर ये हो गया ना तो उससे क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो कंफर्म होगा, बट यूनिक सॉल्यूशन होने से ये नहीं पता चलता कि m और n इक्वल है। m और n इक्वल है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ऐसा नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी है। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट में नहीं होगा। तो मतलब ये भी, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज m मैं ग्रेटर देन n ले लूँ तो यूनिक सॉल्यूशन वाला भी पॉसिबिलिटी होगा, और ये तो हमेशा रैंक ए के इक्वल ही आता है यूनिक के सॉल्यूशन में, तो ये भी डिस्प्रूव हो गया। ये तो डेफिनेशन है। तो सिर्फ दो ऑप्शन करेक्ट होंगे। कभी भी क्वेश्चन में देखिए ये पूछे, अगर कंसिस्टेंट बोलेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे तो फर्स्ट और 8 करेक्ट होगा। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे तब भी कोई करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट में ये जो दो प्रूव नहीं हो रहा था ना, उसका रीजन क्या था? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो अगर इसके पास कंसिस्टेंट है तो कोई भी ट्रू नहीं है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तब भी कोई ट्रू नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो अपने पास ये दो कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो भी ले रहे थे ना हम लोग, इन जनरल ले रहे थे कि ये मेरे पास एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये जो है ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का है, और यहाँ पे जो b आता है वो अपने पास m क्रॉस 1 ऑर्डर का। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, इसके पास n नंबर ऑफ कॉलम्स है, अरे रो है, और इसके पास m नंबर ऑफ रोज है। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होते। अब एक काम कर रहा हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं। अब देखो ए अगर एक n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन अब बताओ अब क्या रिजल्ट आएगा? अब बताओ, इसके पहले इन जनरल था तो क्या ट्रू होंगे? इसका कोई सेंस है? अब अगर मैं m और n को लिख रहा हूं तो इसका कोई मतलब है? अब ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछेगा वो, तो मतलब जो पूछने का क्वेश्चन बनता है ये दोनों, समझ में आ रहा है? अगर n और m इक्वल हो गया तो ये तो पूछने का नहीं। तो अब क्वेश्चन में जो आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि रैंक a m की इक्वल होगी, तो इसको तो मैं हटा दे रहा हूँ। ये समझ में आया ना कि अगर m और n इक्वल है तो इसका पूछने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि m और n पे तो कोई कंडीशन नहीं। m और n पे कंडीशन तब आता है जब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n, rank of A is not is equal to n, rank of A is equal to m, और rank of A not is equal to m। बोलो क्या ऑप्शन आएगा करेक्ट इसमें से? वन एंड 3, सिंपल सी बात है। अब देखो ये कैसे आ रहा है
यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन। हो गया। ए एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये n के इक्वल है तभी उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, और अगर n m के इक्वल हो गया तो बाय डेफिनेशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n। तो ये डेफिनेट में ट्रू है। तो जो चीज डेफिनेट में ट्रू है उसके लिए काउंटर एग्जांपल नहीं ढूंढते, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? ये सिंपल रिजल्ट है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहा हूँ जिसमें अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका रैंक n और m के इक्वल आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उसके पास जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ रो है। तो ये डायरेक्ट आ जाता है अपने को। अब आते हैं नो सॉल्यूशन पे। एक बार नो सॉल्यूशन आ गया उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपने को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा और इसमें एक वैल्यू मिसिंग होगी, और अपने को फाइंड आउट करना है कि किस वैल्यू के लिए उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, किस वैल्यू के लिए उसके पास नो सॉल्यूशन होगा, और किस वैल्यू के लिए उसके पास इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान सुनो, जब भी यूनिक सॉल्यूशन बनाना है, अब मैं बताता हूँ यूनिक सॉल्यूशन बनाते कैसे। जब भी यूनिक सॉल्यूशन बनाना है इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम के इतना ही रैंक होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ कॉलम से मुझे उतने ही रैंक बनाने, मतलब जितने वेरिएबल्स यूज करने हैं उतने ही रैंक बनाने, मतलब उतने ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज बनाने। अब जैसे मान लो मुझे मेरे पास 3 कॉलम है और मुझे 3 ऑर्डर का एक क्या बनाना है, मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसका रैंक 3 हो और जिसके पास नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो। देखो क्या करेंगे, 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। एक ऐसा वेक्टर ले लो जिसमें वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो, और 2 वेक्टर के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो आपस में मतलब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, इसको मल्टीपल ले लो। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाकी को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको कोई भी रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर दो। अब ये कभी भी आपका ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 2 से होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो रैंक आएगा ना, जब हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 आएगा। बट अपने वो कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हम लोग 3 यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब मुझे जो तीसरा बनाना है ना वो इन दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट में बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, पहले वेक्टर का इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिख लो। जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा 9x, और बाकी को अपने मर्जी से कोई भी ले लो, बट वो उन दोनों का सम नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स, तो इसके पास 3 रैंक है, और क्योंकि रो कॉलम सेम है तो इसके पास भी टोटल 3 आएंगे। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और इसके पास कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कोई किसी का लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है आगे। और ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसका रैंक अगर 3 है तो ये मैट्रिक्स जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो ये अपने को रिजल्ट कब मिलता है, जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिक सॉल्यूशन अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जस्ट क्या चेक कर लो, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको कि यूनिक सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। जो भी वेक्टर बना रहे हो ना वो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम आने चाहिए। अब एक चीज तो अपने को पता चल गया है कि m लेस देन n तो हो नहीं सकता। तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें m क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा। अच्छा कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, मैं खाली एक वेरिएबल और ऐड कर दूं
कोई भी कुछ भी ऐड कर दो, अगर ये दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है तो रैंक तो मेरा 3 ही आएगा, ठीक है, और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स भी सेम आएगा, बस ये अरे ये जो है ना ये ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, कोई भी नंबर ले लो, अगर इसका रैंक 3 है तो इसका भी रैंक 3 ही आएगा, और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसको आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट ले लो। अगर इसका रैंक 3 है तो एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 आएगा, दोनों यूनिक सॉल्यूशन भी है और नंबर ऑफ कॉलम से कम है। अरे क्या बोल रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन बनाना है ना मुझे, हाँ सही है, एन के इक्वल बनाना है ना, ये क्या लेना है, एम ग्रेटर देन एन, अच्छा अच्छा अच्छा, एम ग्रेटर देन एन बनाना है ना, सॉरी, तो एम ग्रेटर देन एन बनाना है ना, तो नहीं बनेगा वो, एक और ले लो। अब एक जो और लोगे ना, इस बात का ध्यान रखना है, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, मुझे रैंक भी 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूंगा। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे ले लेंगे, ये 9 18x 7 9y 3 7 10z, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 4 7, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जो लिखूंगा ना 4 3, ये इसके लिए ले रहा हूँ ताकि वो नो सॉल्यूशन ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसको इनका सम नहीं लूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो नो सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब इसका रैंक निकालोगे, ये तो इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा 3। अब इसी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिया हूं तो ये भी 0 बन जाएगा, तो ए का रैंक एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 आ रहा है, जो कि लेस देन 4 है। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो मतलब m ग्रेटर देन n के लिए भी मैं एग्जाम्पल बना सकता हूँ, m इज इक्वल टू n के लिए भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जब भी अपने को यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बनाना है तो इजीली हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसकी कंडीशन को देख के ऑन द स्पॉट हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं, चाहे यूनिक सॉल्यूशन का हो, चाहे इन्फाइनिटली मेनी सॉल्यूशन का हो, या फिर नो सॉल्यूशन का हो। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि यूनिक सॉल्यूशन बनाते कैसे? एक बार ये सब आ गया ना तो आगे के क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां पे कोई डाउट है कि यूनिक सॉल्यूशन अगर अपने को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? और अगर यही सपोज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन बनाना है तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। जैसे अगर m इज इक्वल टू n ले रहा हूँ, जैसे 3 3 ले रहा हूँ, m और n सेम है, तो इसका मतलब मुझे 2 ऑर्डर का ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं जिसके पास 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो क्या करूंगा, तीसरे को उसके कॉम्बिनेशन में ले लूंगा। तो ये एग्जाम्पल बन गया इक्वल वाला, कैसे? जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4z इज इक्वल टू सपोज 7 है। इससे कम बनाना है ना, तो इससे कम में एक भी बना सकता, 2 भी बना सकता। तो 2 के लिए करना है तो इसको आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट ले लो, कोई भी रैंडमली सेलेक्ट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। z ठीक है, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैंडमली सेलेक्ट करोगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। अब जो नेक्स्ट वाला लेंगे ना, मुझे 3 से कम करना है। अगर अब मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर अपने को इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन बनाना है तो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लो, 5x 7y 9z 10, और इसको भी लेना है, क्योंकि अगर इसको नहीं लोगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि नो सॉल्यूशन भी बन जाता है, ताकि a का रैंक और उसके एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों 2 आएगा, और वो लेस देन n यानी कि 3 है। इसका मतलब इसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है जब m और n के इक्वल है।
ऐसे ही ग्रेटर देन n के लिए बना सकते हो, लेस देन n के लिए बना सकते हो, तो ऐसे ही बना लेना, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि नो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए देख लो, वैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का भी रहता है। फर्स्ट केस m इज इक्वल टू n, सपोज 2 के लिए लेते हैं सिंपल एग्जांपल, 2 इज इक्वल टू, इसके लिए करना क्या होता है ध्यान सुनो, ये m और n के इक्वल है या नहीं वो बात की बात है। सिंपल ये ध्यान रखना है कि a का रैंक और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होना चाहिए। a का रैंक और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होना चाहिए। और ये पॉइंट भी याद रखना कि एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ग्रेटर देन इक्वल होता है a के रैंक के। इस बात का ध्यान रखना, एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए के रैंक से कम तो नहीं हो सकता, कभी नहीं, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा। अब 2 बनाना है तो मैं एक काम कर रहा हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। नो सॉल्यूशन चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ए का रैंक और उसके एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं होना चाहिए। मैं इसका ना लीनियर मल्टीपल ले लेता हूं, 4x प्लस 6y। इससे हुआ क्या कि इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया 1, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, जब ये पूरा इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक काम करता हूं, मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लेता। इससे होगा क्या कि ये जो दो वेक्टर है आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिर्फ ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इतना लेंगे तो इनका रैंक 1, लेकिन अगर पूरा ले लूंगा तो उसका रैंक 2 आ जाएगा। तो ये तो इसका 2 मल्टीपल है, तो यहाँ पे 12 छोड़ के चाहे जो भी एलिमेंट ले लो, तो जब इसका एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे तो 2, 3, 4, 6, 6, 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब माइनस करोगे तो ये भी 0, ये 6 हो जाएगा तो ये भी 0, इसको 2 से करेंगे तो 12, 7 माइनस 12 कितना आ जाएगा, -5। ए का रैंक आ रहा है 1 और एग्रीमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आ रहा है 2, क्योंकि पूरे का रैंक देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं रो एक्लोन फॉर्म में, 2, या फिर इसको पीओट भी बोलते हैं। तो इसके पास टोटल पीओट कितने, ये फर्स्ट पीओट और ये सेकंड, 2 पीओट है। इसका मतलब इसका रैंक कितने आ रहे हैं, 2। इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। मतलब इक्वालिटी के लिए अपने पास नो सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी है कि अगर m और n इक्वल होंगे तो उसके पास नो सॉल्यूशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। ये पॉइंट क्लियर है। नो सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लो, लेकिन जो ये नॉन होमोजेनियस पार्ट वाला है इसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में मत लो, सिंपल बन जाता है। जैसे इनफाइनाइट बनाते हैं ना, बट इनफाइनाइट में ध्यान रखते हैं कि इसका भी भला होना चाहिए, बट नो सॉल्यूशन के लिए ये सिर्फ ए मैट्रिक्स का भला सोचता है, इसका नहीं, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता है, बट लेकिन ये जो एलिमेंट वाला पार्ट है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखते हैं। ये क्लियर है। तो m इज इक्वल टू n के लिए हो गया। ऐसे m ग्रेटर देन n के लिए ढूंढेंगे। पहले तो चेक करेंगे होता भी है या नहीं, पहले एग्जिस्टेंस क्लेम करते हैं, अगर एग्जिस्टेंस है मतलब होना चाहिए। सेकेंड, m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से बनाना, इक्वेशन 3 बनाने, कॉलम 2 बनाने, मतलब वेरिएबल 2 यूज करने और इक्वेशन 3 बनाने। देखो कैसे करेंगे, 2 प्लस 3y, 2 ही यूज करना है मुझे। अब ऐसे 3 इक्वेशन बनाने, बट ध्यान रखना ये जो रहेंगे ना ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लो, बट इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में मत लो। एक काम करता हूँ मैं इसको ही मल्टीपल में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस 6y 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। लेकिन अब जो लूंगा ना इनको तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको ही नहीं लिख रहा हूँ तब तो वो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आ जाएगा।
तो पहले हम लोग इसको इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन वाला बनाएंगे, लेकिन इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखेंगे। इन दोनों का सम ले लो 6x, इन दोनों का सम ले लो 9y, बट यहाँ पे 9 मत लो, चाहे जो भी नंबर लो, इसके पास नो सॉल्यूशन ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मुझे पता है मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ, इसको भी 0 बना सकता हूँ। मैं इसको तो 0 बना सकता हूँ क्योंकि ये इन्हीं दो का सम है, बट मैं इसको 0 नहीं बना सकता क्योंकि जिस रूल का यूज करके मैं इसको 0 बना रहा हूँ वही रूल तो इसमें भी अप्लाई होगा, बट ये उस रूल से 0 नहीं हो रहा है। और जिस रूल से 0 ये होगा, हो सकता है उस रूल से ये 0 ना हो, तो ये नॉन 0 आ जाएगा। तो इसका जो रैंक है 1 के इक्वल आ रहा है, बट इसका रैंक जो है हो सकता है ये 0 आ जाए, बट एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल। तो मतलब m ग्रेटर देन n के लिए भी ये वाला केस आता है कि उसके पास नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये क्लियर है सबको? अब चेक करते हैं m लेस देन n के लिए, क्योंकि m लेस देन n के लिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला पॉसिबिलिटी था, यूनिक वाला नहीं था। तो क्या नो सॉल्यूशन वाला होता है या नहीं वो चेक करते हैं। तो 2 लेस देन 3 ऐसा ले लेते हैं, मतलब m लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स को ग्रेटर देन लेना है। तो एक काम करता हूँ, 3 कॉलम ले रहा हूँ और 2 इक्वेशन ले रहा हूँ, मतलब 3 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। नो सॉल्यूशन बनाने का रूल क्या है? इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में ले लो, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन मत लो। और कितने इक्वेशन यूज करने? सिर्फ 2। तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ, मतलब इसी का मल्टीपल ले लेता हूँ, 2 2 2। बट इसको लीनियर मल्टीपल नहीं लूंगा, मतलब इसको 12 के प्लेस पे कोई भी ले लो। अब इससे होगा क्या? इसका जो रैंक आएगा, ये इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ए मैट्रिक्स का रैंक 1, बट ये तो 0 हो नहीं रहा है, इसका मतलब एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा? 2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जबकि इसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है, बट फिर भी नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब जब भी कभी ये बोलेंगे कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, तो उसके m और n में कोई कंडीशन नहीं आता। कंसिस्टेंट है तो यूनिक होगा, m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, तब m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n भी हो सकता है, m लेस देन इज इक्वल टू n भी, सब पॉसिबिलिटी। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n भी हो सकता है, और m लेस देन इज इक्वल टू n हो सकता है। तो सिर्फ जो पॉइंट था वो यूनिक सॉल्यूशन का, कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि रैंक जो है ए एन के इक्वल होगा, बाकी इसके केस में भी कुछ नहीं बोल सकते, इसके केस में भी कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है सारा पॉइंट? उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आते हैं बहुत सारे, बट यहां तक क्लियर? एक बार यस कर दो पहले। हेलो, इतना पॉइंट क्लियर है सबको कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास कंडीशन है कि m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो कभी कभी इसको m और n के फॉर्म में लिखते हैं, कभी कभी इसको कॉलम रो के टर्म्स में लिखते हैं, या फिर कभी कभी इसको नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं। अब एक, जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ax इज इक्वल टू बी, या फिर, और हाँ ये नोटेशन
कहीं यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है, कहीं पे ऐसा लिखा होगा, कहीं पे ऐसा लिखा होगा, अलग अलग कुछ ये टाइप से। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, ये भी कुछ इस फॉर्म में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों का मतलब सेम होता है, या फिर वहां पे मेंशन किया होगा, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बी है, ये बी को ना हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। किसके? ए के जो कॉलम वेक्टर्स होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए विथ स्केलर आर component of x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि बी को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, किसके साथ? कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए विद स्केलर आर कंपोनेंट ऑफ एक्स। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसका मतलब क्या है? जैसे मैं एक कंसिस्टेंट का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये भी एक एग्जांपल है कंसिस्टेंट का है। एक यूनिक सॉल्यूशन का ले लेते हैं और इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन का। तो अगर ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो b है इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, किसके साथ? ए के कॉलम वेक्टर के साथ। तो ए का कॉलम वेक्टर क्या है? 2, 4, 3 और 6। और जो यहाँ पे स्केलर आएंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? एक्स के एलिमेंट होंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग एक्चुअल में करते क्या है, ये एक्स और वाई